गैसियस स्टेट, गैसीय अवस्था। आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। पदार्थ मुख्य रूप से 3 प्रकार की अवस्थाओं में रहते हैं: ठोस, द्रव व गैस। इनमें से ठोस व द्रव के अणु एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं, अतः इनका आयतन निश्चित होता है, इनकी शेप भी निश्चित होती है। जबकि गैस के अणु इतने अधिक दूर दूर होते हैं कि इनका कोई आयतन निश्चित नहीं होता। समस्त पदार्थों के कण गति में तो रहते हैं, लेकिन अंतराण्विक दूरी कम होने के कारण ठोस व द्रव में ये मुक्त गति नहीं कर पाते, जबकि गैसों में इनके मध्य अधिक दूरी होने के कारण ये मुक्त विचरण करते हैं और जितना स्थान उपलब्ध होता है ये उस सारे स्थान में फैल जाते हैं। गैसों की इन विशेषताओं के कारण गैसों की प्रकृति चाहे कुछ भी हो, कुछ सामान्य नियम इन सब गैसों पर लागू होते हैं। तो हम इस टेबल में देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी कि ठोस, द्रव और गैस के बीच में जो गुणों में अंतर है, शेप और वॉल्यूम जो है वो सॉलिड में डेफिनेट या फिक्स्ड होते हैं, लिक्विड में इनडेफिनेट शेप होती है, यानी वो जिस पात्र में रखा जाता है लिक्विड या द्रव वो उसकी जगह या उसकी शेप ले लेता है। वॉल्यूम, आयतन भी डेफिनेट होता है लिक्विड का, द्रव का, लेकिन जो गैस है वो उसकी शेप भी इनडेफिनेट है और उसका आयतन यानी वॉल्यूम भी इनडेफिनेट है। और जो आयतन होता है वो जिस कंटेनर में वो गैस होती है उस प्रकार की वो जगह या पूरी जगह घेर लेती है। जैसे अगर हम ये माने कि एयर अभी इस कमरे में है, तो इसमें पूरी कमरे के अंदर जो आयतन है वो गैस ने घेर रखा है। और अगर इसी गैस को यदि किसी छोटी टेस्ट ट्यूब या जार में रख दिया जाए तो वो उस कंटेनर की जगह ले लेगा, पर वो पूरी जगह लेगा। डेंसिटी जो ठोस की होती है बहुत अधिक होती है, लिक्विड की उससे कम होती है और गैस की बहुत कम होती है। और कंप्रेसिबिलिटी यानी जो संपीड्यता है, हम कितना उसको कंप्रेस कर सकते हैं, सॉलिड वैसे इनकम्प्रेसिबल है, यानी उसके चांसेस कम होते हैं कंप्रेस होने के। लिक्विड कंपैरेटिवली लार्जली होता है, लार्जली इनकम्प्रेसिबल है, एंड जो गैस है दे आर हाईली compressible. So I'm repeating, the shape of a solid is definite, liquid is indefinite and takes up the shape of the vessel. The gas shape is indefinite. The property volume, solid is definite, liquid is definite and gas is indefinite and fills the container completely. Density of solid is high, liquid less than solids but much higher than gases, and gas it has low density. Compressibility, the solid is incompressible, liquid is largely incompressible and gas is highly compressible. Now you can see the diagram here. We can see in the solids जो ठोस हैं उनमें जो अणु हैं या जो पार्टिकल्स हैं बहुत पास पास हैं, लिक्विड में दूर हैं और गैसेस में बहुत दूर होते हैं। एक सिंपल पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं कि जो एलिमेंट्स हैं या जो तत्व हैं जो नेचुरली हमें मिलते हैं, दैट इज़ इसमें से गैसेस कौन सी हैं, लिक्विड्स कौन सी हैं और सॉलिड कौन से हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर या 1 एटमॉस्फेयर पे, ये हम देखते हैं। तो नोबल गैसेस और मर्क्यूरी जो है ये मोनो एटॉमिक होते हैं, स्पीशीज़ हैं, और वेर इज़ ऑल अदर गैसेस जो हैं सारी, ब्रोमीन, दे ऑल आर डाई एटॉमिक। और पर्पल कलर में जितनी भी इसमें एलिमेंट्स शो हो रहे हैं वो गैसियस एलिमेंट्स हैं और ये डायटॉमिक हैं, जैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में होता है। लिक्विड इसके अंदर जो एलिमेंट है वो मर्क्यूरी एंड ब्रोमीन मिलता है, और सॉलिड जो बाकी सभी ग्रे में जो दिख रहे हैं वो सॉलिड एलिमेंट्स होते हैं। नेचुरली दे अकर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेयर। नाउ गैसेस 2 प्रकार की होती हैं, और कि गैसेस की जो विशेषता होती है कि गैसों की प्रकृति चाहे कुछ भी हो वह सामान्य नियम फॉलो करती हैं और उन्हीं पर लागू होती हैं, उन गैसेस पर वो नियम। और इसी तथ्य पर जो गैसेस हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, एक तो है आदर्श गैसें यानी आइडियल गैस, और दूसरी है वास्तविक गैसें। आइडियल गैस जो है वो इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं उसके अंदर,
और रियल गैस जो हैं उनके नॉन इलास्टिक कोलिजन्स होते हैं पार्टिकल्स के बीच। आइडियल गैस में कोई इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है और रियल गैसेस में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है। आइडियल गैस डज नॉट रियली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। ये एक हाइपोथेटिकल गैस है, यानी हम सिर्फ एक वास्तविक रूप में इसको नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो रियल गैस है इट रियली एग्जिस्ट इन द एनवायरनमेंट। नाउ जनरल बिहेवियर ऑफ गैसेस, द गैस लॉज। आदर्श गैसें उन गैसों को कहते हैं जो समस्त ताप व समस्त दाब पर आदर्श गैस समीकरण का पालन करती हैं, जबकि वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का पालन केवल निम्न दाब यानी लो प्रेशर और उच्च ताप यानी हाई टेम्परेचर ही करती हैं। वस्तुतः समस्त गैसें निम्न दाब व उच्च ताप पर आदर्श गैसें होती हैं, जबकि उच्च दाब व निम्न ताप पर वास्तविक हो जाती हैं। आदर्श गैस समीकरण जो है वो निम्न गैसीय नियमों के संयोग से मिलकर बनता है। जैसे हम इस पर गैस लॉस के बारे में स्टडी करेंगे। सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस, volume of a given mass of a gas depends upon the temperature and pressure under which the gas exists. It is therefore possible to describe the behavior of gases in terms of 4 variables. हम gases के behaviors को हम 4 variables के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। पहला है टेम्परेचर यानी कि ताप, प्रेशर यानी दाब, वॉल्यूम यानी आयतन और अमाउंट यानी द नंबर ऑफ मोल्स एन, स्मॉल एन। तो पहला जो नियम हम देख रहे हैं वो है बॉयल का नियम या बॉयल्स लॉ। दिस गिव्स द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द वॉल्यूम ऑफ द गैस। सन 1660 और 62 के बीच में रॉबर्ट बॉयल ने गैसों के संदर्भ में कुछ प्रयोग किए तथा एक नियम दिया जिसके अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित संहति का आयतन उसके दाब प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है P के, तो V इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। He observed that if the volume of the gas is doubled, the pressure is halved and vice versa। यानी अगर आयतन बढ़ा दिया जाए, डबल कर दिया जाए, जो दाब है वो आधी हो जाती है। So Boyle's law states that at constant temperature, the volume of a given amount of gas is inversely proportional to its pressure। तो हम यहाँ देख सकते हैं मैथमेटिकली temperature and number of moles constant है, यानी amount of gas is constant, and we can see that V is inversely proportional to pressure, and we can say if we put the proportionality sign, we have V is equal to K by P, and if we take P on the left hand side we get PV which is equal to K. That means P into V is a constant, and in a similar way we can say that P1 V1 is equal to P2 V2 which is equal to K which is a constant. So this is Boyle's law. When we plot a graph between pressure and volume, then we get a hyperbolic curve। यदि दाब और आयतन के मध्य किसी निश्चित ताप पर एक वक्र खींचा जाए तो हमें हाइपरबोलीय वक्र प्राप्त होता है। ऐसे वक्र को हम समतापी वक्र यानी आइसोथर्म वक्र कहते हैं या कर्व कहते हैं। यदि P तथा 1/v के मध्य किसी निश्चित ताप पर वक्र खींचा जाए तो शून्य से निकली हुई एक सीधी रेखा हमें प्राप्त होती है। That we can see there is a straight line when we plot a graph between pressure and 1/v. This is, here we are taking pressure and here we are taking 1/v. We get a straight line because P is directly
proportional to 1 by V, right? And it is inversely proportional to V, that we can say. So we are, if plotting the graph between pressure and 1 by against 1 by V, we get a straight line from the origin. एंड यदि स्थिर ताप पर PV तथा P के मध्य वक्र खींचा जाए तो दाब के अक्ष के समानांतर रेखा प्राप्त होती है. आई एम रिपीटिंग, यदि कांस्टेंट टेम्परेचर पे कांस्टेंट अमाउंट ऑफ गैस अगर हम लेते हैं और उसके प्रेशर इनटू वॉल्यूम यानी PV का ग्राफ हम लेते हैं और ग्राफ बनाते हैं अगेंस्ट प्रेशर, तो हमें एक स्ट्रेट लाइन यानी कि पैरेलल लाइन मिलती है प्रेशर एक्सिस के ऊपर. और इसको यदि हम देखें और अलग अलग टेम्परेचर पर यदि ये लिया जाए, इसी ग्राफ को अगर अलग अलग टेम्परेचर में हम देखते हैं तो अगर यहाँ पर ये सारे हमें अलग अलग टेम्परेचर में मिलेंगे, जिसमें कि यदि ये T1 है, ये T2 के लिए है और ये T3 के लिए है, तो जो ये ग्राफ्स हैं T1, T2 एंड T3 पर जो आ रहे हैं, वेयर T1 विल बी लो टेम्परेचर, T2 उससे ज़्यादा होगा एंड T3 उससे ज़्यादा होगा. सो दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गेट, यानी विद टेम्परेचर द वैल्यूज़ विल इंक्रीज, इसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ी हुई होगी. नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वॉल्यूम ऑफ गैस, दैट इज चार्ल्स लॉ, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज चार्ल्स गे-लुसाक का नियम और चार्ल्स गे-लुसाक्स लॉ. पहले सन 1787 में जे चार्ल्स यानी जैकस चार्ल्स ने और फिर 1808 और 1802 के लगभग के बीच गैसों के आयतन का ताप से सीधा संबंध बताया. उनके अनुसार स्थिर दाब पर किसी गैस की निश्चित संहति का आयतन उसके परम ताप T के समानुपाती होता है, यानी कि it stated that they concluded with this that at a constant pressure the volume of a given amount of gas is directly proportional to the absolute temperature. So according to the Charles law, the volume of a gas increases as its absolute temperature is being raised. यानी अगर absolute temperature बढ़ाया जाता है तो आयतन भी बढ़ता है. If its absolute temperature is lowered, its volume will consequently decrease. So mathematically यदि हम चार्ल्स लॉ को देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं V is directly proportional to temperature and this temperature is in kelvins, यानी absolute temperature है in kelvins. And here we have to remove the proportionality sign. हम अगर इसका proportionality sign हटाते हैं तो हमें equal करना पड़ेगा, तो हमें constant लेना पड़ता है. हम K ले लेते हैं यहाँ पर. So we get V is equal to KT. ये जो है constant pressure और constant amount of gas के लिए है. हम जब इसको कांस्टेंट हम कह रहे हैं कि V इज इक्वल टू KT, और अगर हम वेरिएबल्स एक जगह पर ले लें तो वी हैव V by T इट इज़ इक्वल टू K, विच कैन बी इक्वल टू V1 अपॉन T1 और इट इज़ इक्वल टू V2 अपॉन T2 अगर दो डिफरेंट हम टेम्परेचर्स लेते हैं. So we can say V1 upon T1 it is equal to V2 upon T2 which is equal to K and it is constant. The value is constant and this is Charles Gay-Lussac's law. And important thing is जो टेम्परेचर यहाँ पे लेते हैं वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स में लेते हैं. वी टेक इट इन केल्विन्स. अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम इसका देखें तो यहाँ
एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया है और वाई एक्सिस पर हम वॉल्यूम आयतन ले रहे हैं. द ग्राफ इज बीइंग प्लॉटेड against the volume of a gas plotted against its temperature at constant pressure and a amount in moles. Now let us see the graph. तो हम ये नोटिस करते हैं जो ग्राफ है हमें उसमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है विद अ पॉजिटिव ग्रेडियंट स्लोप, यानी हमें ये जो है पॉजिटिव स्लोप यहाँ पर मिल रहा है, पॉजिटिव ग्रेडियंट है स्लोप का. नाउ इफ वी जस्ट सिंपली सी, इसको यदि हम टेम्परेचर को कम करते चले जाएं, इफ़ वी मूव टूवर्ड्स दिस साइड, लेफ़्ट में हम जाते चले जाएं, तो अगर हम टेम्परेचर कम करते चले जाते हैं तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पर कि उस गैस का एक्चुअली आयतन बिल्कुल ज़ीरो हो जाना चाहिए, बट एक्चुअली ज़ीरो होता नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसको हम इस लाइन को अगर पीछे एक्सटेंड करें तो ये यहाँ पर आता है, और ये जिस टेम्परेचर पे आता है दैट इज़ एट -273 डिग्री सेल्सियस. Now Kelvin scale of temperature. The scale of temperature which has -273 degrees Celsius as 0 is called Kelvin scale. और डिग्री सेल्सियस को जब हमें केल्विन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 273 उसके अंदर ऐड कर देते हैं. सो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273 इज इक्वल टू T केल्विन. अगर हमें 15 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना है केल्विन में तो हमें उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा. The effect of temperature on pressure or pressure temperature law. Pressure is directly proportional to temperature. Now, और यहाँ पर भी टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और इसमें इस लॉ को हम बोलते हैं एमोटॉन लॉ 2. दिस इज कॉल्ड एमोटॉन लॉ. स्थिर आयतन पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का दाब ताप के 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने या घटने से अपने 0 डिग्री सेल्सियस पर के दाब के 1/273 भाग से बढ़ता या घटता है. सो वी कैन ऑल्सो से P/T इज इक्वल टू K. ये भी एक कांस्टेंट है, तो वहीं हमें एक वैल्यू मिलती है कि P/T it is equal to K. This is a constant, this value is a constant. It can be equal to P1 upon T1, and which is again equal to P2 upon T2. Now the Avogadro's law. Avogadro was an Italian physicist. His full name was Amedeo Avogadro. He first proposed in 1811 a relationship between volume of a gas and the number of molecules present in it. और इस रिलेशनशिप को बोलते हैं एवोगैड्रोस लॉ. एवोगैड्रो के नियम के अनुसार किसी निश्चित ताप व दाब पर गैस का आयतन उसके द्रव्यमान या उसमें उपस्थित गैस के मोलों की संख्या के समानुपाती होता है. Equal volumes of all gases at same temperature and pressure contain equal number of molecules का भी एक प्रकार से इस को हम डिफाइन कर सकते हैं एवोगैड्रो के लॉ को. यानी समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में गैसों के मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या समान होती है. यानी अगर वॉल्यूम दो गैसेस की सेम है, उसका ताप भी सेम है, प्रेशर भी सेम है, तो उसमें पाए जाने वाले अणुओं की संख्या भी समान ही होगी. At a given temperature and pressure, the number of molecules present in the gas is directly proportional to the number of moles. तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, तो उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स भी समानुपाती हो जाएगा आयतन के.
तो हम कह सकते हैं V/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। सो एवोगैड्रो ने इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें दी वो ये है कि विभिन्न गैसों में यदि उनके अणुओं की संख्या समान है, आई एम रिपीटिंग, यदि विभिन्न गैसों में यदि उनके अणुओं की संख्या समान हो तो समान ताप और दाब पर उनके द्वारा घेरा गया आयतन भी समान होगा। यानी किसी गैस के 1 मोल का आयतन उतना ही होगा जितना कि समान ताप और दाब की परिस्थितियों में किसी अन्य गैस के 1 मोल का आयतन होगा। Therefore he concluded with this that the number of molecules present in 1 mole of any gas, it is having 6.022 into 10 to the power 23 molecules और इस संख्या को बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। और इसमें जो आयतन होना चाहिए वो है 22.4 लीटर्स, किसी भी गैस का हो, 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए और जो प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की संख्या उसमें समान होंगी एंड दैट इज नोन एज 1 मोल। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि एवोगैड्रो के नियमानुसार एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, समस्त गैसों के 1 मोल का आयतन 22.414 लीटर होता है। अब इन तीनों नियमों को यदि हम कंबाइन कर दें तो तीनों नियम को कंबाइन करने पर हमें मिलता है V is directly proportional to N, क्योंकि ये समानुपाती है, टेम्परेचर भी समानुपाती है और जो प्रेशर है वो व्युत्क्रमानुपाती है। इक्वल करने के लिए हम यहाँ पर इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हटाएंगे तो वी विल गेट V इज इक्वल टू K N T अपॉन P, यानी इसको P V इज इक्वल टू N, यहाँ पर K एक कांस्टेंट है जो कि हम यहाँ पर सिंबॉलिकली जब यूज़ करते हैं R, तो दिस कांस्टेंट इज एक्चुअली R। सो हम इसकी जगह पर लिखेंगे nRT। सो P वी कैन सी हियर, ये जो R है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट। इट इज़ नोन एज अ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और मोलर गैस कांस्टेंट, यानी कि मोलर गैस स्थिरांक या सिंपल गैस स्थिरांक हम इसको बोलते हैं। तो अगर 1 मोल के लिए हमें ये समीकरण लेना पड़े तो ये होगा PV इज इक्वल टू RT, और क्योंकि ये एक कांस्टेंट है, R इज़ अ कांस्टेंट, तो वही उसी प्रकार से हम ले सकते हैं PV अपॉन T इज इक्वल टू R। नाउ इट इज़ अ कांस्टेंट, R इज़ अ कांस्टेंट, ये हमेशा समान रहेगा, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं P1 V1 इज इक्वल टू T1। In a similar way we can also have P2 V2 upon T2 is also equal to K, ये भी K के बराबर है, sorry it is equal to R, so this is also equal to R, this is also equal to R, so we can equate the two, that means we can say P1 V1 upon T1 it is equal to P2 V2 upon T2, जो कि हम इस समीकरण में यहाँ पर देख सकते हैं। इट इज़ अ कांस्टेंट एंड द न्यूमेरिकल जो इसकी वैल्यू है R की, वो हम निकाल सकते हैं, अलग अलग इसकी यूनिट्स या इकाई होंगी। तो निकालने के लिए सबसे पहले मैं उसमें उदाहरण ले रही हूँ कि हम
इस समीकरण में कैसे इसको निकालेंगे। तो R का जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू PV अपॉन NT। P यानी कि दाब, V यानी आयतन, अपॉन मोल, एंड टेम्परेचर यानी कि ताप। अगर हम देखें तो जो प्रेशर होता है दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज प्रेशर इक्वल टू? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। वॉल्यूम इज सिंपल V, हम लिख सकते हैं इनटू V। टेम्परेचर इज सिंपल टेम्परेचर अपन T ले लेते हैं, और मोल्स हैं तो नंबर ऑफ मोल्स N, राइट। तो अगर इसको हम काटें यहाँ से, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ एंड दिस इज L3, तो ये कटेगा तो यहाँ पर एक लंबाई बचेगी, देयर विल बी लेंथ विच विल बी लेफ्ट। तो हमें जो मिलेगा वो आ जाएगा बराबर फोर्स इनटू सम डिस्टेंस एंड दैट मीन्स लंबाई एंड पर मोल्स इनटू द टेम्परेचर, या जो भी हम टेम्परेचर ले रहे हैं, लेट अस टेक इन डिग्रीज, प्रति डिग्री सेल्सियस या जो भी हम ले रहे हैं। तो इसके अंदर अपना आ जाएगा फोर्स इनटू लेंथ अपॉन मोल्स पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको हम फोर्स इनटू लेंथ जो होता है वो कार्य के बराबर होता है, यानी इट इज़ इक्वल टू वर्क डन। सो वर्क अपॉन मोल्स एंड डिग्रीज। तो इसकी जो यूनिट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू दिस, वर्क की जो यूनिट होती है ये हम जानते हैं, इट इज़ इन जूल्स और इन अर्ग्स और इन कैलोरीज। तो यहाँ पर इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अर्ग्स, अर्ग पर केल्विन पर डिग्री, सॉरी पर मोल। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग आई एम रिपीटिंग, दैट इज़ नॉट इन डिग्री सेल्सियस। हम टेम्परेचर जो लेते हैं, इसको करेक्शन कर लें आप, टेम्परेचर जो लेते हैं हम केल्विन्स में लेते हैं। So if any temperature is given in you in degrees to you in degree Celsius, we are going to convert it into kelvins. That means उस degree Celsius में हमें 273 ऐड करके उसको kelvin में convert करना पड़ेगा। We have to take in units, we have to take the temperature in kelvins, यानी इकाई निकालने के लिए हमें kelvin में temperature लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं इट इज़ इन जूल्स एंड अर्ग के बीच में जो कन्वर्जन है वो 10⁻7 का कन्वर्जन है। तो अर्ग को जूल्स में कन्वर्ट करने के लिए ये हट जाएगा ये वाली वैल्यू 10⁻7, एंड इन द सिमिलर वे कैलोरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। सो दीज आर द 3 वैल्यूज अकॉर्डिंग टू द वर्क, यानी वर्क इज एक्चुअली इक्वल टू एनर्जी ऑल्सो। तो हम ये भी कह सकते हैं एनर्जी पर डिग्री पर मोल भी इसका जो इकाई हो सकती है, यानी ऊर्जा पर केल्विन पर मोल भी इसकी इकाई हो सकती है। लीटर एटमॉस्फेयर में जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी होगी, तो इसके निकालने का जो तरीका होगा, आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग इट हियर। तो इसमें है आपका प्रेशर इज़ 1 एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम is 22.414 liters, mole is 1, and temperature is 273.15 kelvins, and we get this value, it is 0.082057 liter atmosphere per mole per kelvin. So इसको हम इस यूनिट में इस प्रकार से लिख सकते हैं। फॉर कैलकुलेशन ऑफ पर्पस द वैल्यू इज टेकन एज, हम इसको कैलकुलेट करने के लिए वी कैन टेक इट दिस वैल्यू 0.0821 liter atmosphere per Kelvin per moles. So we should know the units, हमें इकाई पता होनी चाहिए कि क्योंकि ऊर्जा की विभिन्न मात्रक हो सकते हैं, जैसे अर्ग भी है, कैलोरी भी है, जूल भी है, तो उनके कन्वर्जन फैक्टर्स हमें पता होने चाहिए और उसको सही तरीके से हमें इसको यूज़ करना चाहिए। तो जस्ट आई एम टेलिंग यू द यूनिट्स। लीटर एटमॉस्फेयर में हो गया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल,
और CGS पर मोल हो गया इसके अंदर, 1 मिनट, दिस इज लीटर एटमॉस्फेयर। और आयतन को लीटर के स्थान पर यदि हम क्यूबिक सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो जो हमारी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 82.1 क्यूबिक सेंटीमीटर्स एटमॉस्फेयर्स पर केल्विन पर मोल। CGS यूनिट जब हम लेते हैं तो हमें कन्वर्जन फैक्टर्स लगाने पड़ते हैं, और कन्वर्जन फैक्टर्स लगाने पर हमें मिलती है ये नियरली 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। और SI मात्रक में जब हम निकालते हैं वो निकालते हैं 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो these are the different values and the units. So this is one question I am giving you. अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ फॉर एवरीवन। फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट्स इस पर ध्यान दें कि मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप इस क्वेश्चन का जवाब मुझे देंगे। R का आंकिक मान निकालिए। न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R, फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स, यानी R का अलग अलग यूनिट्स में कैलकुलेशन करके आपको निकालना है। आप बुक्स में देखिए और इसकी प्रैक्टिस भी करिए जो अभी तक मैंने करवाया है। ये सिंपल इंट्रोडक्शन है गैसीय अवस्था का, और हम डिटेल्स में अब इसकी यूनिट्स में स्टडी करेंगे। सो इफ देयर इज़ अ क्वेश्चन आई एम गिविंग यू, आई एम रिपीटिंग क्वेश्चन फॉर फर्स्ट ईयर, जो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे इसका जवाब लिख के भेजेंगे, अपनी कॉपी में करेंगे और उसमें अपना नाम, क्लास, सेक्शन और नाम उसमें लिख के आप मुझे आंसर भेजेंगे। यानी R का आंकिक मान निकालिए अलग अलग इकाई में। फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ R इन डिफरेंट यूनिट्स। थैंक यू।